तो असाइनमेंट नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक्सेल में आपको यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 21 के अंदर आपको एक डेटा दे रखा है, जिसमें जस्ट आपको एक पॉइंट्स के थ्रू बता रखा है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कुछ, और ऊपर आपको एक टाइटल नेम भी दिया गया है कि जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल के ऊपर आपको यहाँ पर एक टाइटल नेम भी देना है स्टूडेंट रिजल्ट ट्रैकर के नाम से। और इसके बाद अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस असाइनमेंट के लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट के लिए, और उसमें आपको कुछ लेबल्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर लेबल्स का मतलब हेडिंग्स से है। आपको कुछ 5-7 हेडिंग्स यहाँ पर बनाने के लिए दी गई हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट्स का नाम, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के 3 स्कोर के बारे में एक डेटा दिया गया है, और जिसमें आपको टोटल, परसेंटेज और ग्रेड भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर डेटा मैंने पहले से ही यहाँ पर रेडी कर लिया है असाइनमेंट नंबर 21 के लिए, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स का नेम, उनके मार्क्स और यहाँ पर अब हमने टोटल स्कोर पहले से ही निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज और ग्रेड भी कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन में बोल दे कि भाई आपको यहाँ पर एंटर द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 5 स्टूडेंट्स का एक डेटा एंटर करना है। और मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इनपुट रैंडम स्कोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर कहने का है कि रैंडम स्कोर्स में आपको डेटा अपनी तरफ से यानी कि एंटर करना है, मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए भी। जैसा आपको ऊपर नेम भी दे रखा था, यहाँ पर इस असाइनमेंट के अंदर आपको जस्ट हेडिंग्स, टाइटल वगैरह दिए गए हैं, और इसमें जो डेटा बेस है इसका वो सारा आपको खुद की साइड से एक डमी कंटेंट के तौर पर यूज़ करना है। तो इसके बाद फिर आगे करते हैं। आप हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो देखो परसेंटेज की बात करें, अगर आपको कभी भी ये ना बता रखा हो कि आपका सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, तो आपने अपने सब्जेक्ट का मतलब, भाई आपको यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप अपने हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपने यहाँ पे E2 टोटल स्कोर का सेल एड्रेस लेना है, और बाय में 300%, जितने में से आप परसेंटेज निकालते हैं सीधा आप उसे डायरेक्टली डिवाइड करके 300% कर दिया, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने इसको कॉर्नर पॉइंट से ड्रैग कर दिया। नाउ ड्रैग करने के बाद अब क्वेश्चन में ये आता है कि भाई आपको ग्रेड भी निकालनी है। तो ग्रेड के लिए आपको इसके अंदर नीचे एक लिस्ट दे रखी है कि लिस्ट में आपको 6 नंबर पॉइंट के अंदर यूजिंग द इफ़ कंडीशन टू असाइन द ग्रेड टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर टोटल स्कोर। तो देखो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर दे रखा है टोटल स्कोर के बेस पर, बट आपको यहाँ पर ना एक छोटी सी करेक्शन करनी है। यहाँ पर टोटल की जगह आप यहाँ पर एक परसेंटेज स्कोर कर लेना, जो आपके यहाँ पे परसेंटेज है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर मेंशन तो 90-100 के रेशियो में दे रखा है सब कुछ कंटेंट टेस्ट कराने के लिए। तो आप इसके अंदर टोटल की जगह पे, इसलिए इसी के अंदर आप परसेंटेज कर लेना। तो इतना कर लिया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं परसेंटेज निकालने के बाद। अब इसमें देखो यहाँ पर भी हर जगह पे आप था इफ़ द टोटल, यहाँ पर आप हर सभी जगह पे करेक्शन कर लेना, इफ़ द परसेंटेज इज़। तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, लीजिए। तो हमने यहाँ पर कर दिया करेक्शन। तो आप भी अपने असाइनमेंट में करेक्शन कर लेना कि जिनकी भी परसेंटेज 90 है या अगर उससे अबव है तो असाइन करेंगे हम उसको A ग्रेड। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं कि अगर परसेंटेज वैल्यू, अब देखो जब भी हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं ना, तो उसके अंदर आपसे सबसे पहले मांगता है यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट। सबसे नीचे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले उस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे जिसमें हमने वैल्यू को टेस्ट कराना है। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले उस सेल का रेफरेंस लिखना है जिसमें हमने वैल्यू को टेस्ट कराना है। तो यहाँ पर वैल्यू टेस्ट कराई जा रही है परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज वैल्यू का कॉलम है हमारा F2। तो F2 में क्या हो, अगर वैल्यू अबव है या अगर इक्वल टू है 90 के, तो कोमा लगा के आप यहाँ पे डबल कोट का साइन प्रिंट करा के आप A लिख देंगे एंड डबल कोट ऑफ। यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट और फर्स्ट ट्रू पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद कोमा लगा के अगेन फिर से हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन दोबारा से टेस्ट कराएंगे कि भाई अगर अमाउंट 90 से अबव है तब तो आंसर में चलो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया A,
और अब कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है। अब सभी के तो 90 से अबव नहीं होंगे मार्क्स, तो यहाँ पर जिनके 90 से अबव नहीं है तो उसके लिए हमें और मल्टीपल कंडीशंस भी सेट करनी पड़ेंगी। जैसे किसी के 80 से अबव है बट 90 से अबव नहीं है, और ऐसे ही 70 से अबव है बट 80 से लेस देन है। तो इस तरह की कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ मल्टीपल इफ़ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसी के अंदर सेकंड कंडीशन दे दी हमें कि अगर जैसा फर्स्ट में पहले तो इसने बोला 90 और अबव का मतलब 90 या 90 से अबव है तो ए ग्रेड आ जाए। इसके बाद फिर आता है कि इफ़ द परसेंटेज इज़ बिटवीन 80 एंड 89 का मतलब यहाँ पर जस्ट आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिफाइन कर रखा है, पॉइंट को बता रखा है कि आपको बिटवीन लेना है 80 एंड 89, पर जबकि आपको 89 बिल्कुल भी नहीं लिखने की नीड, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है इसके अंदर, पॉइंट के अंदर, जिससे कि आप पजल हो जाएं, आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो, गलत कर दे ताकि आप। और इसके अंदर अब देखो कंपटीशन की बात करते हैं तो देखो तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी अच्छा ऐसा एग्ज़ाम बना कर देती है, बहुत बार देखने को आता है। और ये जो मैं अभी आप असाइनमेंट भी कर रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला ऑलरेडी पहले बहुत बार आ चुका है इस तरह की इफ़ कंडीशंस के ऊपर, जिसमें आपको बिटवीन वाला पार्ट ऐसा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अब यहाँ पे बात करें कि इफ़ द परसेंटेज इज़ बिटवीन 80 एंड 89 का मतलब यहाँ पर है 80 से लेकर 89 तक। तो यहाँ पर 80 और 89 दोनों इंक्लूड है। तो देखिए अब एक चीज़ सोचना, ध्यान से देखने वाली बात, देखो अब फर्स्ट कंडीशन इसने बोली कि 90 या 90 से ज़्यादा, सेकंड बोली यहाँ पर 80 एंड 89 के बिटवीन होनी चाहिए। मतलब आपको क्या कह रहा है कि भाई अगर परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन है 80 और लेस देन 89 यानी 80 से 90 के बीच में, तो इसमें आपको इक्वल टू भी लेना है, क्योंकि बिटवीन वाले में क्या होता है, जो आप दो वैल्यूज़ होती हैं उसमें वो उसके इक्वल वाले को भी रीड करता है। तो यहाँ पर 80 तो काउंट होएगी कोमा में। अब इस 89 को कैसे लिखना है, आपने 89 को लिखना ही नहीं है, एक्चुअली में 89 तक तो ऑटोमेटिकली चली गई है वैल्यू, ये 89 तक तो बिटवीन ऑटोमेटिक हो रही है। अब ऐसे कैसे हो जाएगी, यहाँ पर देखो ध्यान से सोचना। अब देखो ये 90, अब हमारे मार्क्स जो आते हैं, ठीक है, जो परसेंटेज होती है मैक्सिमम 100 तक होती है। तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू टेस्ट कराई परसेंटेज अमाउंट में कि अगर परसेंटेज वैल्यू 90 या उससे अबव है तो ए आ जाए। अब 90 से अबव का मतलब कितना अबव, 100 तक। अब ऐसे ही यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमने सेट करी कि अगर ग्रेटर या इक्वल टू है 80 के, तो आंसर में अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ तो मतलब 80 से ऊपर कितनी आगे जाएगा ये वैल्यू कि बी प्रिंट हो जाए। अब 80 से ऊपर 81, 82 ऐसे टोटल 89 तक जाएगा, क्योंकि जैसी अगर वैल्यू में अगर यहाँ पर 89 के बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू 90 आता है तो 90 तो पहले ही ट्रू हो जाएगा। तो मतलब अगर 90 वैल्यू मिलती है तो नेक्स्ट कंडीशन को तो वैसे ही नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन को तो वो तभी पड़ेगा जब फर्स्ट वैल्यू कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, यानी अगर उसको 90 से अबव या इक्वल मिलती है तो ए हो जाएगा, क्योंकि ये इससे अगर कम मतलब कितना, 90 से कम मतलब 89, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 80 से अबव का मतलब यहाँ पर अब ये वैल्यू हमारी 89 तक ही ऑटोमेटिकली जा रही है। और कोमा में नेक्स्ट फिर से हमने टेस्ट करा इफ़ अगेन। अब थर्ड कंडीशन में कह रहा है अगेन अब ग्रेटर है या अगर इक्वल टू है अमाउंट 70 एंड 79 के बिटवीन बोल दिया सी ग्रेड के लिए, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 70 भी लेंगे। आपने इक्वल टू भी लगाना है यहाँ पर, बिटवीन अगर कभी भी बोलता है जिस भी वैल्यू के साथ में, तो कोमा में 70 या 70 से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर 79 तक जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि जैसी अगर उसको वैल्यू में अगर 80 वैल्यू मिलती है लिखी हुई तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आंसर में बी प्रिंट कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन को तो वो तभी रीड करेगा जब पिछले वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तभी वो नेक्स्ट पे जंप करेगा। तो यहाँ पर हमारी अब आंसर में क्या लिखना है, सी लिख दिया। एंड अगेन फिर से सेम इफ़ कंडीशन अगेन टेस्ट कराएंगे। अब इस बार अमाउंट दे दी 60 से ऊपर है तो डी आ जाए। तो देखो 60 से अगर अबव है वैल्यू तो इसके ऊपर हम कैसे करेंगे, इफ़ अगेन परसेंटेज अमाउंट 60 या उससे अबव है, तो इस बार हमने आंसर में डी लिख दिया। और अगर इस बार भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, यानी कि अगर इफ़ कंडीशन दोबारा टेस्ट कराने पर अगर मार्क्स
उसको 90 से अबव भी नहीं मिल रहे हैं, 80 से अबव भी नहीं है, 70 से अबव भी नहीं है, 60 से अबव भी नहीं है, तो इसका मतलब अदरवाइज़ क्या हो जाए। तो यहाँ पर देखा है इफ़ द परसेंटेज इज़ बिलो 60, अब 60 से खाली कम लिख दिया तो असाइन करें हम उसको एफ ग्रेड। तो नीचे से मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, अदरवाइज नीड नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे आता है, दोबारा से हम आगे इफ़ लगाएंगे और फिर से हम दोबारा से अगेन टेस्ट कराने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज अमाउंट को। और इस बार हमने वैल्यू लिखी 60 से अगर लेस देन है तो कोमा में एफ़, डबल कोड का साइन यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अब देखो 0 से लेकर 100 तक की हमारी सारी वैल्यू कवर होनी चाहिए। अब इसमें देखो 60 या 60 से अबव तो लगा दी डी। अब उसमें देखा था इफ़ द वैल्यू इज़ बिलो देन 60, तो 60 से अगर बिलो है तो आंसर में एफ़। तो यहाँ पर हमने टोटल कितनी इफ़ लगा दी, 5 टाइम लगाए हमने इफ़ कंडीशन। तो हमें लास्ट में 5 बार इफ़ के साथ साथ ब्रैकेट लास्ट में बंद भी करनी है। या फिर अगर आप एक भी ब्रैकेट कम या ज़्यादा लगा देते हैं ना, या एक भी नहीं लगाते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक भी मत लगाएं, सीधा आप एंटर अपने कीबोर्ड से जब प्रेस करेंगे तो 2 बार एंटर कर देना, सीधा डबल एंटर। क्योंकि फर्स्ट टाइम एंटर जो हम सिंगल एंटर करते हैं वो तो होता है कंप्लीट फॉर्मूला होने के बाद जो हम नॉर्मल एंटर करते हैं उसके लिए। और यहाँ पर जो सेकंड एंटर मैंने बताया कि डबल एंटर करना है, तो सेकंड एंटर होता है यहाँ पे करेक्शन के लिए। मींस यहाँ पर अगर मैं येस कर देता हूँ तो यहाँ पे करेक्शन का मतलब सभी ब्रैकेट्स है। देखो मैं फॉर्मूला को डबल क्लिक करके आपको फॉर्मूला चेक कराता हूँ, यहाँ पे 5 ब्रैकेट लग चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर आ जाती है करेक्शन के अंदर। और जिसके बाद हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने रिजल्ट है इसका। तो ये आप इसका फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, लिखना चाहें आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अप्लाई करके देख सकते हैं आपने फॉर्मूला को। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब असाइनमेंट नंबर 21 हो गया हमारा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आगे बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 22 के बारे में। और इसमें एक चीज़ और भी दे रखी है आपको, हेडिंग सेल्स की, ठीक है, फॉर्मेटिंग भी करनी है जिसमें आपको डिफरेंट फॉन्ट कलर्स और साथ में बोल्ड भी करना है। और यहाँ पर सेव करना है अपनी फ़ाइल को विद एन अप्रोप्रिएट फाइल नेम का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम अप्रोप्रिएट आ जाए तो मतलब कोई भी नाम आप रख सकते हैं उसका मतलब। उसके बाद आता है कि भाई यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, एक डेटा दिया गया है यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 22 के अंदर पॉपुलेशन के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या चीज़ है इसके अंदर। तो देखिए आपको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को। अब ये जो असाइनमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत बार असाइनमेंट्स में पहले भी आ चुका है और दो तीन अलग अलग तरीके से असाइनमेंट ये चीज़ पहले भी आ चुकी है किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर। फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर कर लेना, अब तक आपको फॉर्मेटिंग क्लियर होगी आई थिंक। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मूलाज़ के बारे में कि इसके अंदर आपको ये फार्मूलाज़ कैसे कवर अप करने हैं। अब कवर करने के लिए देखो यहाँ पर आपको मैं इसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपके पास भी कुछ अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है और मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ आजकल कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स के अंदर। तो दैट्स वाई मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ डेली और रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं मेरे पास और इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं फिर कोशिश करेंगे बाकी वैसे हम कि भाई मैक्सिमम रिप्लाई करने की लास्ट 2 डेज़ के अंदर तो एटलीस्ट आपका हर एक चीज़ का रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे। चलिए अब देखो यहाँ पर आपको एक डेटा दिया गया है ईयर वाइज पॉपुलेशन के ऊपर जिसमें आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। कुछ कंट्रीज़ का डेटा दे दिया गया है आपको यहाँ पर, जैसे कुछ इंडिया का जो पॉपुलेशन है अगर हम बात करें कि कितनी थी 4,54,000 थी जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़ के कुछ 5 लाख समथिंग हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कितनी इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन या कितनी डिक्रीज़ हुई। यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ प्रिंट नहीं कराना है इफ़ कंडीशन के थ्रू। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इफ़ के थ्रू जैसे हमने पास फेल लिखा था या गुड पुअर लिखा था, ABCD लिखा, यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रिंट नहीं कराना, कैलकुलेशन करनी है पॉपुलेशन के ऊपर
कि साल 2023 में पॉपुलेशन इतनी थी, तो नेक्स्ट ईयर अगर बढ़ गई पॉपुलेशन तो कितनी इंक्रीज़ हुई, और अगर यदि कम हुई है पॉपुलेशन तो कितनी कम हुई है। तो इसके लिए देखो कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करना है आपको, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि करंट वैल्यू कितनी है, और माइनस में आपको 2023 की अमाउंट ले लेनी है और एंटर। तो ये हमारी अमाउंट थी इसके अंदर। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें आपने अगर 2023 माइनस 24 कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा था, तो ध्यान से करो इस चीज़ों को। तो जो अभी आपकी करंट अमाउंट है उसमें से हम माइनस करेंगे प्रीवियस अमाउंट को, कि पिछली पॉपुलेशन कितनी थी, यानी कि अब जो नई पॉपुलेशन बढ़कर आई है, यानी कि अब इस इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंस अमाउंट का मतलब क्या है कि इतने लोगों की पॉपुलेशन इस कंट्री के अंदर इतनी बढ़ेगी। और जैसे बात करें यूक्रेन के अंदर वॉर के बाद जैसे कम होगी, तो कितनी कम हुई यहाँ पर देखने को आ गया, 1,05,190 की पॉपुलेशन डाउन चलेगी, यानी कि आंसर आपको नेगेटिव में दिखा रहा है, माइनस के अंदर। और अगर आपकी स्क्रीन पे अगर आपको यहाँ पे माइनस के सिंबल की जगह अगर ब्रैकेट देखने को मिल जाती है तो इट मीन्स वो भी ओके है, यानी कि वो आपका गलत नहीं है। कई बार आपकी सिस्टम फॉर्मेटिंग चेंज हो रखी होती है, उस वजह से आपको कई बार नेगेटिव आंसर भी ब्रैकेट में देखने को मिल सकता है किसी भी अलग तरह की टेबल के अंदर, तो इट मीन्स वो आपका रॉन्ग नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है फिर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है अब आपको, कि ये जो हमारी अमाउंट, ये जो इतने लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया के अंदर, इसका मतलब कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई, या फिर अगर कम हुई है तो कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो अब इस अमाउंट को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, देन हम यहाँ पर सेल एड्रेस लिखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज यानी कि डिफरेंस सेल अमाउंट का, और डिवाइड बाय में हम यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू उठाएंगे, यानी कि जो हमारी बेस वैल्यू थी उसमें से डिवाइड करके हमेशा इनटू में 100 लिख सकते हो, या फिर आप जिसमें से परसेंटेज निकाल रहे हो उसका सेल एड्रेस लिखने के बाद डायरेक्ट आप परसेंटेज का साइन लगा के एंटर भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया। अब देखो यहाँ पर अब इसमें दिखा रहा है कि 13.12% परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, या फिर अगर कम हुई है तो कितनी हुई। तो इसमें हमने क्या करा, जो डिफरेंस अमाउंट निकल कर आई, हम चाहते हैं कि ये अमाउंट परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे उसकी बेस वैल्यू से, यानी जो हमारी पुरानी वैल्यू थी उसमें से। तो पुरानी वाली वैल्यू में से कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसी का ये एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक आइटम का नेम लिख दिया पेट्रोल, और इसका मैंने एक प्राइस ले दिया 100 रुपीज़, जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर अगर 150 रुपये उसका प्राइस हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि भाई उसका प्राइस अब 150 रुपये अगर अभी है करंट वैल्यू 2024 की और अगर पिछली वैल्यू 100 थी, तो इट मीन्स वो 50 रुपये प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो 50 रुपीज़ प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है डिफरेंस का। तो मतलब जो 50 वैल्यू होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 50 ही होता है। तो मतलब 100 का 50 अब 150 हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे 50 रुपये अमाउंट बढ़ रही है। तो ये जो 50 रुपये की वैल्यू है, ये कितना परसेंट है 100 का, तो 100 अमाउंट का कितना परसेंट बनेगा 50, तो ऑब्वियसली 50% ही रहेगा। तो एंटर कर दिया। तो देखो यही चीज़ हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, तो यही चीज़ का डिफरेंस हमने यहाँ पर ऊपर भी निकाला। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट कुछ क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो ऐसे ही आप कुछ और एक शॉर्ट अमाउंट लेके कुछ ऐसी उसके ऊपर आप टेस्टिंग करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। पर इसके अंदर देखो एक दो चीज़ें का और चीज़ फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे टेबल डेटा को कॉपी किया है और नीचे क्लिक करके मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने का मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। अगर आपको हेडिंग के अंदर यहाँ पर अभी जो हमने ऊपर वाला डेटा डिज़ाइन किया वो तो इसी तरीके से ही आपको करना ही है, बट अगर बाय चांस आपको इसके अंदर जो डिफरेंस वाला कॉलम है हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, अगर मैं इसके अंदर एक हेडिंग और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट के नाम से, और इसमें भी मैंने एक एब्सोल्यूट एक और टाइटल मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखो अब यहाँ पर हमने करना क्या है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये इसके हेडिंग के अंदर
यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज से पहले अगर एब्सोल्यूट भी लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने यहाँ पर जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं इन सभी वैल्यूज़ को आपने पॉजिटिव में दिखाना है, फिर चाहे हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव में ही क्यों ना आ रहा हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना है इक्वल टू ABS के नाम से। टू इट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट सिंबल। तो यहाँ पर क्या करेगा एब्सोल्यूट फंक्शन, जब भी आप किसी भी कैलकुलेशन को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आपका आंसर माइनस में जा रहा है यानी कि नेगेटिव में, तो देखो यहाँ पर ABS लगाने के बाद जब मैंने दोबारा ड्रैग किया इसको तो आप देख सकते हैं सभी के अंदर अब आंसर अब आपका जो भी नेगेटिव में था वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर इसके अंदर भी एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखो हमने ये जो कैलकुलेशन निकाली थी लास्ट वाली, अब इसके अंदर हमने क्या किया था इक्वल टू, अब ये वाली हमने अमाउंट उठाई थी डिफरेंस अमाउंट और बाय में बेस वैल्यू से इसको इनटू में 100 या परसेंटेज लेकर ड्रैग किया था, जिसके बाद हमारा सभी के अंदर देखो पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट है वो हमारी पॉजिटिव में है। तो इसलिए आपकी यहाँ पर जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली अमाउंट थी वो भी ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट में हो चुकी है। फिर भी अगर चाहते हैं कि यहाँ पर आपको ABS ही लगाना है तो आप यहाँ पर आप इस अमाउंट को ABS में भी कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ का और भी डिफरेंस है। देखो अब इसका एक तीसरा पार्ट और इसी असाइनमेंट के ऊपर, अब देखो इस सेम असाइनमेंट सेम डेटा बेस के ऊपर आपको इस चीज़ पे सिर्फ ये टेबल कंटेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट जब भी इस तरीके का ये वाला टॉपिक आ जाए इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप में, या तो आपको अगर ऐसा भी देखने को मिला बहुत सारी बार कि भाई काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में कि दोनों में ही एब्सोल्यूट नहीं लिखा हुआ आया, और कुछ एग्ज़ाम में ऐसा भी देखने को मिला कि दोनों में ही एब्सोल्यूट लगा हुआ था। तो मतलब हम इसको अमाउंट को अपनी इन पॉजिटिव में ही शो करेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स में ऐसा भी देखने को मिला कि एक में तो एब्सोल्यूट लगा हुआ है पर सेकंड में नहीं है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा, वो भी हम क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमारा ABS लगा हुआ है, बट इसके अंदर ना अगर इसके अंदर एब्सोल्यूट नहीं लगा हुआ तो इट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि आप अपनी इन सभी अमाउंट्स को आप एब्सोल्यूट में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर हेडिंग में बता भी रखा है इसके अंदर कि भाई एब्सोल्यूट निकालनी है, तो इसमें हमने ABS लगा दिया यानी कि आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाए। बट इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट अगर नहीं बता रखा है तो इसका मतलब आप ABS तो नहीं लगा पाएंगे। और फिर भी अगर मैं इसको दोबारा ड्रैग करता हूँ कॉर्नर पॉइंट से, तो देखो तब भी ये जो अमाउंट है चारों की वो तब भी पॉजिटिव में दिखाता है, क्योंकि हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू है जो डिफरेंस अमाउंट पॉजिटिव वैल्यू उठा ली। अब हम इस वैल्यू को डायरेक्टली नहीं पिक कर सकते D20 में से, अब इसके लिए हमें ये जो हमने डिफरेंस अमाउंट निकाला था ना, ये आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट वैल्यू में से माइनस करना है आपको प्रीवियस अमाउंट को, और फिर डिवाइड बाय में आपको बेस वैल्यू रखना है। और दोबारा से अब देखो ड्रैग करता हूँ मैं, जैसे इसको ड्रैग करने के बाद अब देखो ये अमाउंट हमारी नेगेटिव में आ गई है, क्योंकि अब हमने वैल्यू डिफरेंस वैल्यू थी वो दोबारा से कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था C20 माइनस में B20, पर इसमें ABS लगा हुआ है तो हमने इसमें सब इस बार सेल अमाउंट नहीं उठाई है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पर अलग से दोबारा से कैलकुलेट किया इस डिफरेंस को निकालने के लिए। फिर डिवाइड में हमने बेस वैल्यू लेकर इनटू में 100 या परसेंटेज लगाना है। तो इस असाइनमेंट को हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट नंबर 23 में आता है कि भाई आपको एक डेटा दिया गया है यहाँ पर, जिसमें आपको बता रखा है कि भाई आपको ड्रॉ करनी है टेबल अपनी एक्सेल शीट के अंदर, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग रो में ना जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं साथ में आपको डॉटेड भी फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो अब यहाँ पर आप जैसे ही सबसे ऊपर टॉप में 1 डॉट लगाते हैं या 2 डॉट लगा के एंटर करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो लिखने से पहले ही आपने क्या कर देना, आपको पिछली क्लासेस के दौरान भी बताया था, आपने जस्ट इन तीनों सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन में नीचे जाकर थोड़ा सा टेक्स्ट कर देना है। जिसके बाद आप यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट या 3 डॉट एंटर करेंगे तभी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको अगर कुछ टाइपिंग में से दिखे तो यहाँ पर जस्ट मैंने थोड़ा जल्दी में कवर कर रखा है, तो उस पर आप फोकस मत करिए।
तो आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना कि भी पॉइंट्स कैसे कैसे कवर अप करने हैं आपको। जैसा आपको टाइप करने के लिए दिया जाता है एज इट इज़ ये आपको रखना है। अब इसमें देखो 8th में TH ऊपर है, 9th में ऊपर है, तो आपने इसमें डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है T और H को। देन फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे और नीचे से हमने कर दिया इसको ओके। उसके बाद आप एंटर करके अब 9th के लिए आप डबल क्लिक करके दोबारा से नहीं करेंगे, सिर्फ 9 तक ड्रैग करना है आपको, क्योंकि नीचे 10+1 और 2 लिखा हुआ है। तो इतना हमने अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद कहता है कि कैलकुलेट द टोटल ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आपको टोटल स्टूडेंट्स भी कैलकुलेट करना है बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4 अंडर द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किया, टेबल बनाई, इसी टेबल के अंदर आपको यहाँ पर अब देखो 4 डॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने ये बाद में क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पर इसको भी टेक्स्ट कर देना। तो यहाँ पर 4 के साथ में डॉट लगा दिया और मैंने इसमें लिख दिया टोटल। अब आप चाहे यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स लिखें यहाँ पर, या ओनली टोटल लिखना चाह रहे हैं वो आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। अब मुझे इन 4 बच्चों का टोटल करना है कि 8th के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या 9th के अंदर कितने हैं। तो आप जस्ट डेटा रेंज को सिलेक्ट करके ऊपर से ऑटो सम या लेफ़्ट ऑल्ट के साथ में एंटर भी दबा सकते हैं। अगले पॉइंट में आता है कि भाई नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स बाय क्रिएटिंग कॉलम 5 अंडर द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के जस्ट आगे आपको यहाँ पर फिर से दोबारा ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि भाई अब देखो मेरे को 5 और डॉट भी लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको कॉर्नर से ड्रैग किया इसके अंदर और इसी के ऊपर दोबारा से एंटर कर दिया 5 डॉट। और अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज के लिए बोल दिया गया यहाँ पर हमें, तो परसेंटेज का यहाँ पे पहले हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं, यहाँ पर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर साइंस एंड आर्ट्स के बीच में बोला गया, तो साइंस में से हम माइनस कर देंगे आर्ट्स की अमाउंट को और एंटर कर देंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉर्नर से ड्रैग करने वाले हैं और सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर्स भी करना है अपने टेबल डेटा को। और अलाइनमेंट्स का ज़रूर खास ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ में कैसी अलाइनमेंट है, लेफ़्ट सेंटर राइट या जैसी कोई भी हो तो वो आप प्रॉपर्ली सेट कर देना। उसके बाद चौथे पॉइंट में कहता है नाउ रीड रो द टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि भाई ड्रो द टेबल, भाई रीड रो द टेबल ऑन सेपरेट शीट का मतलब आपको यहाँ पर आपको दोबारा से टेबल बनाने के लिए कह रहा है। बट कहाँ पर कह रहा है कि सेपरेट एक्सेल शीट पे। बट देखो आपको एग्ज़ाम के अंदर कभी भी ना मल्टीपल पेजेस नहीं मिलेंगे। किसी असाइनमेंट टास्क को कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रिंट आउट करोगे, उसको जस्ट आपने एक ही A4 शीट पर प्रिंट आउट करना होता है। आपके 3 एग्ज़ाम हैं, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो मतलब आपको टोटल वहाँ पे 3 ही पेजेस मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अभी तक के जो CPT एग्ज़ाम में देखने को मिला है हर बार, तो उस हिसाब से तो ऐसा ही आता है। तो देखिए इसके अलावा जो यहाँ पर बोल रखा है कि रीड रो द टेबल ऑन सेपरेट शीट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। देखो रीड रो इसने कहा है जो, अब हमें रीड रो करने के लिए टेबल को दोबारा से टाइप नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने यहाँ से जस्ट कॉपी करना है फर्स्ट 3 कॉलम डेटा को, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो आपको टेबल गिवन है ना, आपने ये जो यहाँ पर जो रीड रो करनी है टेबल, सिर्फ क्वेश्चन में जो गिवन है उतना ही आपको रीड रो करना है, ना कि कंप्लीट टेबल। और यहाँ पर आपको एक नई शीट पे रीड रो नहीं करने की नीड। अगर आप नेक्स्ट शीट नीचे से अपनी नई फाइल में से यहाँ से शीट 2 पे जाके अगर लेने वाले हैं तो वो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं एक कंप्लीट डेटा उठा लेता हूँ नई शीट पर। अब ये जो मेरे पास रिकॉर्ड है शीट नंबर 1 पे, आप नीचे देख सकेंगे, आपको शो हो रहा होगा। अब मैं अगर इसके अंदर से पहले 3 कॉलम्स को कॉपी करके अगर शीट 2 पे पेस्ट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं रीड रो, अब देखो 2 बार बोला हुआ है, ऐसे ही शीट नंबर 3 पे भी बोल रखा है असाइनमेंट में, आपने पढ़ा भी होगा पहले ही, रीड द टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आपको 2 बार बोला गया है, तो दोबारा से भी अगर आप शीट 3 पे भी, इसमें से आपके अब 3 पेजेस प्रिंट आउट होकर आएंगे। और ये चीज़ अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में कितने पेजेस बन चुके हैं, तो उसके लिए अब आपको व्यू पे जाके पेज लेआउट पे क्लिक करना है। अब देखो
अब आपका एक पेज आपका शीट नंबर 1 पे है, एक इस पे है शीट 2 पे और एक 3 पे है। अब इसमें आपको यहाँ पे नीचे नहीं दिखा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये रहा। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप पेज 1 ऑफ 1 एक 3 पे भी है और एक 2 पे भी है और 1 पे भी, टोटल 3 पेजेस हैं यहाँ पर। अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल प्लस में F2 करता हूँ यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और इसके अंदर आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा सभी पेजेस का प्रीव्यू, हर एक के लिए आपको सेपरेटली जाना पड़ेगा इंडिविजुअली। और जब आप प्रिंट आउट की कमांड देंगे ना कंट्रोल P, अब देखो या तो आप एक टाइम पर शीट 1 की कमांड दे सकते हो या 2 की या 3 की। अगर आप इन तीनों की कमांड अगर एक ही बारी में अगर दे देते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिलता है ना, सबसे ऊपर पहले तो प्रिंटर कौन सा है आपका, उसका नेम सेलेक्ट करने के लिए कहता है। अब ये 3 शीटों का डेटा है अलग अलग, एक ही पेज पे आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप यहाँ पर नीचे से प्रिंट बटन में करते हैं कि एक्टिव शीट कौन सी हमारी अभी करंटली शीट 1 पे क्लिक है हमारा, तो यानी कि एक्टिव शीट पे जितना भी डेटा है वो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब होता है ओनली सिलेक्टेड डेटा को प्रिंट आउट करना, और एंटायर वर्कबुक का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कंप्लीट तीनों वर्कशीट का डेटा प्रिंट होगा, बट इंडिविजुअल पेज के ऊपर, ना कि एक सिंगल पेज के ऊपर। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर ऐसा फीचर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि अगर आप अलग अलग शीट पर डेटा डिज़ाइन करके अगर एक ही सिंगल पेज पे उसी के जस्ट नीचे प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ एक्सेल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स का जिनका पहले भी आ चुका है 2022 के अंदर, तो 2 दिसंबर 2022 के अंदर ये जो एग्ज़ाम आ चुका है पहले भी। तो इस एग्ज़ाम के अंदर ना, तो सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया था, ये जो रीड्रो वाला पार्ट है इसके अंदर इन तीनों कॉलम्स को कॉपी करके नीचे ही पेस्ट कर दिया था, जिसके बाद उनके फुल कंप्लीट बिल्कुल मार्क्स आ रखे थे और दोबारा से फिर से हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर अभी बोल रखा है कि भाई चौथे पॉइंट को पहले कंप्लीट करते हैं। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को रीअरेंज करना है ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। तो साइंस स्टूडेंट्स में आपको जस्ट भी सिंगल क्लिक करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में सॉर्टिंग करने के लिए कहता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का नेम हमेशा गिवन होगा। तो जिस भी फील्ड के हिसाब से आपको कभी भी सॉर्टिंग करने के लिए कहता है, तो एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं करनी है, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक सिंगल क्लिक करने के बाद आपको सॉर्टिंग पे जाकर, अगर कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर, तो इट मीन्स आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करना है, या फिर आपको डिसेंडिंग कहता है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर देखो डिसेंडिंग में डेटा रीअरेंज हो गया। अब 10+2 के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी 117 साइंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डेटा शफल हो गया। उसके बाद अप डाउन सेट होने के बाद अब दोबारा से 5वें में कहता है नाउ रीड्रो द टेबल। अगेन सेपरेट शीट पे आपको बनानी है, पर आपको सेपरेट पे नहीं बनानी, उसी एक ही सिंगल शीट पे आपको टास्क को परफॉर्म करना है और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है ऑफ ईच क्लास। तो यहाँ पर आपको चौथा कॉलम क्रिएट करना है जिसमें आपको एवरेज निकालनी है, और एवरेज के लिए आप यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट हमारा डन। ऐसे सेम असाइनमेंट आपका 24 के अंदर भी है, तो आपने इसके अंदर आपने खुद से ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे ही एक इसमें छोटा सा पॉइंट और भी है, देखो वो आपको पॉइंट मैं कंप्लीट करा देता हूँ। अब इसमें भी देखो आपको टोटल और डिफरेंस निकालने के लिए दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर कर देते हैं 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया सिलेक्ट करके, जिसके बाद आपको ये सारा कुछ दोबारा टाइप करना पड़ेगा, 1 के साथ डॉट लगाना है सभी के आगे। तो देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट। इसके बाद आपको चौथे पॉइंट में जो रीड्रो का ऑप्शन दे रखा है इस असाइनमेंट के अंदर, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो जब आप इसके अंदर दोबारा से रीड्रो करते हैं ना, पिछले असाइनमेंट के अंदर हमें बोल रखा था कि रीड्रो द टेबल ऑन सेपरेट शीट एंड शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर।
द नंबर ऑफ लॉन्च वेटर्स, तो लॉन्च वेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा रीअरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जिसकी भी वैल्यू सबसे कम है। अब सबसे कम तो हमारी देखो शिवालिक व्यू में है, तो यानी कि हम चाहते हैं शिवालिक व्यू का जो डेटा है वो सबसे टॉप में आ जाए। देन फिर उसके बाद में सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमारी ललित होटल की है, तो द ललित होटल सबसे टॉप में आ जाए सेकंड नंबर पे, या थर्ड पे किसका हाईएस्ट है, ताज होटल का है, या सबसे लास्ट में हयात का है, तो वो सबसे नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग में बोला है। और देखो जैसे अब आप यहाँ पर, मैंने आपको जैसे पिछले असाइनमेंट के अंदर बताया कि आप जब भी सॉर्टिंग करते हैं आपको पर्टिकुलर जिस भी फील्ड के कोडिंग डेटा सॉर्ट करने के लिए कहता है, आपने उसमें एक सिंगल क्लिक करके डेटा सॉर्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे लॉन्च वेटर में सिंगल क्लिक कर दिया है। इसके बाद अब जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टिंग करता हूँ तो हमारी जो ऊपर की हेडिंग रो थी वो भी नीचे आ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली देखो आप जब भी सॉर्टिंग करते हैं और कभी भी अगर आपकी लिस्ट के अंदर कोई भी टेबल डेटा में अगर डबल हेडिंग रो है, तो ये तो हमें पता है कि भाई ये डबल हेडिंग रो है, कि फर्स्ट भी हेडिंग है और सेकंड भी हेडिंग रो है, बट एक्सेल एप्लीकेशन इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो फर्स्ट रो को ही हेडिंग कंसीडर करेगा। तो अगर आप चाहते हैं सेकंड रो में भी अगर आपको हेडिंग ही क्रिएट करनी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो अंडू करके पहले हम उसमें करेक्शन करेंगे। देन उसके बाद आपकी ये वाली जो हेडिंग रो है ऊपर टॉप वाली, मैंने इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। नाउ अब आपको लॉन्च वेटर में सिंगल क्लिक करके यहाँ से सॉर्टिंग कर देनी है, जिसके बाद सॉर्टिंग होने के बाद अब आप इसके अंदर से ऊपर से पहले 3 सेल को ये वाले कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर नीचे क्लिक करके, जिसके बाद डेटा आपका ओके हो जाएगा। और फिर आप अपना थर्ड टेबल भी ऐसे ही इसके अंदर नीचे से दोबारा रीड्रॉ करके बना सकते हैं। आगे बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 25 के अंदर। असाइनमेंट नंबर 25 के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है, देखते हैं इसके अंदर असाइनमेंट में भी। तो इसके अंदर देखो आपको एक डेटा दिया गया है यहाँ पर एक्सेल में शीट में कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आपको एक फ्रैक्शन का कॉलम भी दे रखा है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और जनरल कर दिया हमने यहाँ पर, जो कि नॉर्मल। तो देखो आप जब यहाँ पर डेटा को टाइप करेंगे ना, आपको डेटा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा टाइप करने पर। और जैसे ही अब इसके अंदर देखो एक फ्रैक्शन का जो कॉलम है, अब इसमें आपको फर्स्ट वैल्यू दे दी 1/2 या 2/3, आपको कुछ अमाउंट्स देखने के लिए बोल रखी हैं फ्रैक्शन टाइप में। तो देखो फ्रैक्शन जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे कि 1/2 एंटर करते ही ना आपकी स्क्रीन पर क्या होगा कि एंटर करते ही वो एक डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर चाहे आपका वर्जन कोई भी हो। तो जब भी हम किसी भी दो वैल्यू को, कोई भी 2 डिजिट जब हम स्लैश लगा के एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डेट फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर डेट फॉर्मेटिंग में एक्सेप्ट ना करे, एज ए फ्रैक्शन वैल्यू ही उसको रीड करे। तो इसके लिए पहले तो आप अंडू कर दो, उसको वापस नॉर्मल कर दो, हटा दो। देन उसके बाद आपने इस रेंज को सिलेक्ट करना है इन सभी सेल्स के अंदर। उसके बाद सिर्फ यहीं तक हम सेलेक्ट करेंगे जितनी हमारी एंट्रीज है इसके अंदर। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ से अब लिस्ट में से जैसे आपने जनरल पे हम काम करते हैं इसी के अंदर आपको एक फ्रैक्शन भी मिलेगा, जिसके बाद आप यहाँ पे 1/2 या 2/3 या 4/5 लिख दिया हमने, या 5/6 है या 6/7 है। तो इस तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि देखो हाइट के बाद सीधा वेट का कॉलम है इसके अंदर। मैं यहाँ से एक बार ये हटा देता हूँ, देखिए अब इसमें वाला कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पर आपको एवरेज निकालनी है हाइट ग्रुप की। तो नीचे आपने क्या करा है कि टोटल और एवरेज का कॉलम क्रिएट किया हुआ, सॉरी रो क्रिएट की हुई है, जिसमें आपको एवरेज निकालनी है इन सभी की। और टोटल निकालना है आपको बोला हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ HB का टोटल सिंगल सेल का ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल का ही बोल रखा है। टोटल कैलकुलेट करना है आपको HB का, तो यानी कि ये जो HB का कॉलम है सिर्फ इसका टोटल निकलेगा यहाँ पर। और बात करें जो हाइट है वो सिर्फ आपकी, सॉरी जो है एवरेज है वो सिर्फ आपकी यहाँ पे हाइट की एवरेज निकाली जाएगी। ऊपर से नीचे तक हम रेंज ले लेंगे। आफ्टर दैट आपको एक वेट का कॉलम क्रिएट करना है ग्राम के लिए, जिसमें आपको ऊपर टाइप करना है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट किलोग्राम। कह रहा है कि वेट को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है इन अ न्यू कॉलम, एक नए कॉलम के अंदर, बिफोर द वेट कॉलम। यानी कि आपको वेट के कॉलम से पहले एक नया कॉलम बनाने के लिए दे दिया। तो वेट के कॉलम नेम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे और उसके बाद मैंने इसको क्या करा, कॉपी पेस्ट किया पिछले सेल में और यहाँ पर ग्राम कर दिया खाली। और अब देखो 1 किलो में
1000 ग्राम है तो मतलब आप 70 किलो, अगर कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने प्रोडक्ट ख़रीदा तो आप उसमें इनटू में 1000 कर देना और एंटर कर दिया। देखो 70,000 हो गया। ये तो था एक सिंपल मेथड के ज़रिए, इसमें ऐसा और कुछ फंक्शन स्पेशल कोई यूज़ करने के लिए नहीं बोला हुआ, तो जस्ट आप यहाँ पे एक सिंपल मेथड के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं कि भाई आपको एक असाइनमेंट के दौरान आपको पीछे मैंने एक दे रखा होगा कि भाई कन्वर्ट फंक्शन के थ्रू, अगर आप इस अमाउंट को एक कन्वर्ट फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। इक्वल टू कन्वर्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट पहले तो क्या लिखना है, सबसे पहले उस सेल का एड्रेस जिसमें आपने नंबर वैल्यू लिखी हुई है, देन कोमा में फ्रॉम यूनिट का मतलब यहाँ पर जो आपने वैल्यू पिक करी है 70 वैल्यू, अभी ये जो यूनिट अमाउंट है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, वो किलोग्राम की वैल्यू है, तो डबल कोट के अंदर आपने स्मॉल लेटर में केजी को लिखा जाएगा। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलाज के अंदर कुछ भी लिखा, कैसे मर्जी टाइप कर सकते थे, बट कन्वर्ट फंक्शन में जब भी आप किलोग्राम या ग्राम के अंदर अगर मेजरमेंट यूनिट एंटर कर रहे हो तो केजी को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, देन कोमा में 2 यूनिट का मतलब आप जिस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, अब ग्राम के लिए आपको जीएम नहीं लिखना है, ओनली जी लिखना है और स्मॉल लेटर में। अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो आंसर को प्रिंट नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कन्वर्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पर जो आप इसका क्राइटेरिया मेंशन करेंगे किलोग्राम और 2 यूनिट के अंदर, तो ये चीज़ आपको स्मॉल कैरेक्टर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट नंबर 26 के अंदर यहाँ पर आपको जो कंटेंट दे रखा है, सीरियल नंबर है, रोल नंबर, आपको पीसीएम का डेटा दे दिया गया कुछ स्टूडेंट्स का, जिसमें आपको टोटल निकालने के लिए बोला है ऑफ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर भी एक टोटल निकालेंगे अलग से और नीचे भी आपको यहाँ पर एक, जैसा यहाँ पर असाइनमेंट में अब एक स्टूडेंट ने पहले ही हमारे पास यहाँ पर बनाकर भेजी हुई है एक शीट, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कुछ इस तरीके से, बट इसमें देखो एक छोटी सी एक बच्चे ने मिस्टेक कर रखी है, इसका भी टोटल कर दिया रोल नंबर का, तो इसका मैं टोटल नहीं करना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में टोटल सिर्फ मार्क्स का बोल रखा है, तो क्रिएटेड टोटल ऑफ रो वाइज एंड कॉलम वाइज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर आप इन तीनों को टोटल कर देना और यहाँ पर जो टोटल होगा वो इन तीनों का ऐसे हो जाएगा। आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं बेशक से इसके अंदर। और इससे बाद आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्रिएट ए 3 बार चार्ट ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पर आपको सभी मार्क्स का एक चार्ट भी क्रिएट करना है, और चार्ट बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब रोल नंबर का तो कोई चार्ट होगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपको जस्ट मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स के लिए आप यहाँ पर अब बिना कहे अब किसके मार्क्स है यहाँ पर, अब सभी 3 स्टूडेंट है हमारे पास, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको लेने पड़ेंगे, नाम की जगह यहाँ पर आपको ABC लिखा हुआ दे दिया कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर। अब इसको तो हमने सेलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन से मार्क्स किस चीज़ के हैं, तो यहाँ पर A के कौन से हैं, B के या C के कौन से हैं, तो वो तो हमें ऑटोमेटिकली बिना कहे लेना ही होता है। जो फर्स्ट कॉलम का जो डेटा होता है नेम वाला कंटेंट, वो हमें बिना कहे लेना है। देन उसके बाद अब देखो रोल नंबर का कोई चार्ट नहीं होता, रोल नंबर का चार्ट हमने नहीं लेना बिल्कुल भी, जस्ट आपको सबसे पहले सीरियल नंबर से लेकर हेडिंग से लेकर सिर्फ 3 तक ही लेना है यहाँ पर। उसके बाद कंट्रोल के साथ आप तीनों सब्जेक्ट का डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें टोटल को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमने मार्क्स ले लिए यहाँ पर, बट इसके अंदर आपको टोटल या मैक्सिमम की नीड नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको एक सेपरेट एक्शन, क्योंकि बोल रखे थे कि आपको मैक्सिमम भी निकालना है या टोटल भी निकालना है, तो ये राइट वाला टोटल आप ले सकते हैं चाहे लेना चाहे, पर नीचे से टोटल नहीं आएगा कभी भी। अब आप इसके अंदर अब कौन सा चार्ट आया था हमारे पास, 3D बार चार्ट। तो देखो 3D बार चार्ट आपको कहाँ पर जाकर देखने को मिलेगा, बार ऑप्शन पे ही जाकर, यहाँ पर आपको देखो 2D भी मिल रहा है और 3D भी। तो 3D में जैसे ही क्लिक करा, अब चार्ट को सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी भी कॉर्नर से थोड़ा सा रीसाइज करके इस चार्ट को थोड़ा मैंने नीचे रख दिया, जिसके बाद यहाँ पर देखो चार्ट नीचे रखने के बाद यहाँ पर फिट हो गया। एंड देन नेक्स्ट में अब इसमें और बोल रखा है कि डिस्प्ले द अबव इन्फॉर्मेशन इन ऑल बॉर्डर सेटिंग, तो आपने अपने टेबल डेटा को ऑल बॉर्डर करनी है और फाइंड आउट द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालना है इन द 6 रो, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 6 नंबर रो पे मैक्सिमम सभी मार्क्स की ऑलरेडी पहले से ही निकाल रखी है। तो मैक्सिमम में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, टोटल को इंक्लूड मत कर लेना, कई बच्चों की गलती देखने को मिलती है कि वो यहाँ पे टोटल को भी गलती से ऐड कर देते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे असाइनमेंट नंबर 26 कंप्लीट हो गए, तो असाइनमेंट नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ
स्पेशल कुछ खास नहीं दे रखा, ये आप असाइनमेंट खुद से कर लेंगे। असाइनमेंट नंबर 27 ये आपने खुद से ही करना है, जस्ट लिटिल बिट काफ़ी इजी से ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। और हम आगे असाइनमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही बेसिक से ही फंक्शंस दे रखे हैं उसके अंदर। तो पॉइंट में यहाँ पर कहते हैं कि असाइनमेंट नंबर 828 के अंदर आपको यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम और उनकी रेटिंग दे रखी है। आपको यहाँ पे बोनस अमाउंट निकालना है। बोनस अमाउंट कहें या फिर आप इसको स्कॉलरशिप भी एज ए रीड कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं पॉइंट को, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो असाइनमेंट नंबर 28 की ओर आ गए हम यहाँ पर। तो देखिए, लीजिए, और आप सभी को बता दें कि हमारा चैनल महर्षि दयानंद कॉलेज जो रोहतक के नाम से है, जो वो मोनेटाइज हो चुका है। और इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। और ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ शेयर कीजिए थोड़ा सा और, क्योंकि हमें अभी मोनेटाइजेशन के लिए कंप्लीट करने के लिए थोड़े से और सब्सक्राइबर्स की नीड भी है। और 1000 कंप्लीट होते ही वो कंप्लीट ऑप्शंस भी इसमें एक्टिव हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो, आपको ऑप्शन में यहाँ पर बोल रखा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दे रखे हैं इसके अंदर, एंड परफॉर्मेंस रेटिंग भी दे रखी है और बोनस अमाउंट निकालनी है। अब देखो यहाँ पर जो बोनस अमाउंट है ना, अब इसमें आपको बोल रखा है कि इफ़ द परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे बोला कि रेटिंग अगर 5 है तो बोनस अमाउंट हमें यहाँ पर प्रिंट करानी है $1000। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू इफ़ कंडीशन का यूज़ करके आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है कि अगर B2 में अगर वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अब देखो यहाँ पर वैल्यू हमने ग्रेटर लेसर पे नहीं लगानी, यहाँ पर वैल्यूज़ आपको एक सेपरेट एक सिंगल फॉर्मेट में दे रखी है कि ना तो ग्रेटर बोला है ना तो लेस देन बोला है, ओनली इक्वल टू पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर। तो अगर वैल्यू इक्वल है 5 के, तो यानी कि अगर कंटेंट हमारा सिमिलर है 5 के, तो कोमा में बोनस अमाउंट हमने कितनी प्रिंट करानी है, 1000। तो यहाँ पर 1000 के साथ में ना आपको डॉलर का साइन भी दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ पर डॉलर का साइन अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में 4 प्रेस कर रहा हूँ और साथ में 1000 लिख दिया कि अगर वैल्यू 5 के इक्वल है तो 1000 लिखा हुआ आ जाए। तो देखो जब भी आप ओनली न्यूमेरिकल प्रिंट कराते ना, अगर यहाँ पे खाली 1000 लिखा हुआ था तब आप यहाँ पे विदाउट कोड इसको लिख सकते थे, बट साथ में क्या गया हमारा यहाँ पर सिंबल आ गया साथ में। तो यहाँ पर आपको डबल कोड का साइन लगाकर आपको यहाँ पे डॉलर और फिर 1000 लिखना है। पर अभी मैं एक सिंपल तरीके से एक वैल्यू अगर एंटर करूँगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक पॉइंट आप सभी को बताना है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रखी थी। तो वो पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 लिखने वाला हूँ, और कोमा में कि अगर वैल्यू 5 के इक्वल है तो 1000, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। देखो फॉर्मूला तो बस इतना का इतना ही है। देखो मैंने इसको कॉपी भी कर लिया सिलेक्ट करके, और लास्ट में दोबारा से मैंने पेस्ट कर दिया। और इसमें मैंने जो चेंजेस है ना वो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 5 की बजाय 4 हो जाएगा। तो 4 पे आपको कितना आंसर बोला है, $750। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर $750 कोमा में। अब फिर से दोबारा से देखो सेम फॉर्मूला एज इट इज़ दोबारा लगता जाएगा कि अगर वैल्यू क्या हो इसके अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से हम B2 में दोबारा से टेस्ट कराएंगे क्या वैल्यू 3 के इक्वल है, और अगर इस बार 3 के इक्वल मिल जाती है अमाउंट तो आंसर में 500। अदरवाइज में फिर से दोबारा से इफ़ B2 इक्वल है, हमारे 3 हो चुकी हैं तो हमने नेक्स्ट ले लिया 2 कोमा में 250। अदरवाइज में फिर से अगेन अगर अमाउंट हमारी इक्वल है 1 के तो कोमा में आ जाए 100। तो देखो यहाँ पर हमने 5 कंडीशंस तो कंप्लीट कर ली, 5 बार इफ़ लगाई है। तो मैंने आपको पिछले असाइनमेंट में भी अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कराया कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डबल एंटर प्रेस कर देना है, जिससे ऑटो करेक्शन उठा लेगा इसके अंदर। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तो वैल्यू आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों ने गलती यहाँ पर ये भी करी कि जो डॉलर का साइन है वो आपको एक सेपरेटली अलग से एक इंडिविजुअल ऑप्शन में अलग से नहीं कह रहा है यहाँ पर
कि अब चेंज द फॉर्मेट ऑफ बोनस अमाउंट या अप्लाई द डॉलर सिंबल ऑफ अमाउंट, तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा बोला होता तब आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाकर यहाँ से डॉलर का साइन दे सकते थे। पर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z, या आप इसको वापस ऊपर से जाके जनरल कर देंगे नो स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए, ताकि डॉलर का साइन हट जाए। तो इसमें हमने डॉलर का साइन इसी सेल के अंदर यानी कि फॉर्मूला के अंदर ही टाइप करना है। और अब देखो डॉलर का साइन अगर टाइप कर रहे हो तो डबल कोट के साइन के अंदर ही आएगा। अगर आप कोट का साइन नहीं लगा रहे हो यहाँ पर तो आपका आंसर भी प्रिंट नहीं होने वाला यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर आपने जितनी भी अमाउंट्स आपने यहाँ पर लिखी उन सभी को आपने डॉलर का साइन और डबल कोट के अंदर ही रखना है आपको। ओनली न्यूमेरिकल होता डेटा तब हम यहाँ पे विदाउट कोट रख सकते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्क्रीन पर यहाँ पर डॉलर के साइन भी लग कर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है। मैं फॉर्मूला एक बार और फिर दोबारा से चेक करा देता हूँ आपको, लीजिए आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 29 के अंदर। यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है कुछ वर्कर्स का, जिसमें आपको कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम और वेजेस दे रखे हैं पर डे या वीकली भी। अब इसमें हम देखते हैं भाई कैसे कैलकुलेट करना है। देखो अब इसमें आपको एक तो सीरियल नंबर की बात करें पहले, तो इसके अंदर फर्स्ट आपको सीरियल नंबर दे दिया गया 110 और नेक्स्ट में 130। तो नीचे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि फाइंड नेक्स्ट, और देखो सारी वैल्यूज़ आपकी लेफ़्ट में दिखा रहा है। तो मतलब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, अपनी अमाउंट्स को सभी को लेफ़्ट अलाइनमेंट भी करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट वैल्यू 110 है, नेक्स्ट 130 है, तो दोनों के बीच में 20 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो आप दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ कॉर्नर से नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो डिफरेंस अपने आप उठा लेगा इसके अंदर बजाय टाइपिंग की। अब इसमें आपको वेज पर डे का यहाँ पे पॉइंट दे दिया कि भाई कितनी सैलरी यहाँ पर है, एक दिन की 250 रुपये अगर एक दिन की वेजेस है, तो यहाँ पर मतलब कि वीकली कितनी होगी। वीकली का मतलब देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे आप 250 अगर पर डे का है तो 7 डेज़ का कितना होगा, तो इनटू में 7 कर देंगे, एंटर। यहाँ पर आपने वीकली का मतलब 6 या 5 नहीं करना है, कंप्लीट काउंट होते हैं। आप जैसे नौकरी पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, और वीकली हमेशा 7 का ही काउंट किया जाता है, फिर चाहे वो संडे छुट्टी वाला दिन ही क्यों ना हो। और ऐसे ही मंथ में क्या होता है कि आपके 4 संडे आते हैं, तो मतलब आपको 25-26 दिन की सैलरी नहीं मिलती, कंप्लीट 30 डेज़ के पेयर में दी जाती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट निकाला जाता है, अब देखो मंथली का मतलब 30 से काउंट होगा, तो इनटू में 30 लिखकर एंटर करेंगे। तो एंटर कर दिया, तो दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर आपको वेजेस पर डे का ओनली टोटल बोला हुआ है, टोटल ऑफ वेजेस। यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द टोटल ऑफ वेजेस अर्नड बाय द ऑल वर्कर्स इन अ डे, यानी जस्ट इसका सिर्फ आपको टोटल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इन दोनों का नहीं निकालना आपने इस सेल के अंदर। और इसके अंदर बात करें, ये जो सेल के अंदर रोटेशन हो रखी है ये कहाँ से एक्टिव होगी, ये हम बात करते हैं। यहाँ पर अभी मैंने इसको नॉर्मल किया है, तो पॉइंट में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि एक तो आपने सभी हेडिंग को बोल्ड भी करना है, और हेडर फुटर का मार्जिन आपको 1 सेंटीमीटर करना है। इसको चेंज करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाके मार्जिनस के अंदर कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हेडर में 1 सेंटीमीटर, और टैब दबा के आप फुटर सेल पे आ सकते हैं सीधा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके ओके कर दिया। इसके बाद लास्ट पॉइंट में कह रहा है नाउ रोटेट द टेक्स्ट एट 33 डिग्री एंगल। अब आपको 33 डिग्री पर टेक्स्ट को रोटेट करना है एट सेल नंबर E1। तो यहाँ पर E1 में क्या लिखा है, मंथली वेजेस। आपने जस्ट सेल पे क्लिक करना है, और ऑप्शन का नेम है यहाँ पे अलाइनमेंट के साथ में ओरिएंटेशन का। आप जब इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करके ऑप्शन पे यहाँ पर आपने इस वैल्यू को टाइप कर देना है कि कितने डिग्री पर रोटेट करना है। हमने यहाँ पे 33 लिखा है, ओके करा, तो देखो टेक्स्ट आपका यहाँ पे रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपका प्रिंटिंग में भी सेम ऐसे ही आने वाला है कंटेंट। तो हम इसको एज इट इज़ ही प्रिंटिंग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 30 की ओर। अब इसमें देखो बहुत ही बेसिक से फीचर दे रखे हैं आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन दे रखी है। इसमें बोला हुआ कि ए और बी को प्लस करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए की वैल्यू लिखकर प्लस में
बी की वैल्यू जिसमें भी है, सेल का एड्रेस। ऐसे केसेस में आप बहुत ध्यान से दें कि जब आपको हेडिंग का नाम भी ए और बी के नाम से दे दिया जाता है तो ऐसे में आप थोड़ा सा केयरफुली उसके अंदर एंट्री करें। उसके बाद आता है कि भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ए की। तो किसकी आपने निकालनी है? ए की परसेंटेज। तो ए की वैल्यू किस में लिखी हुई है? B2 में, यानी 5500। डिवाइड बाय में किस में से निकालनी है? विद द टोटल। तो टोटल अमाउंट आपने अभी जो कैलकुलेट की थी तो उसमें से निकालेंगे। तो परसेंटेज, अब परसेंटेज किस में से निकालनी है? टोटल में से। किस अमाउंट की? 5500 की। मान के चलिए आपने मार्क्स प्राप्त करे कितने में से? 11,300 में से। तो जैसे अब आपने टोटल निकाला था, परसेंटेज निकाली थी स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर, आपके 340 अगर नंबर आ गए 500 में से, तो 340 क्या थे? ऑब्टेन मार्क्स, जो आपने प्राप्त किए। और कितने में से निकाले थे? 500 में से। तो डिवाइड का साइन लगा के 500% किया था। अब यहाँ पर आपने जैसे वैल्यू है अब आपकी 5500, कितने में से निकल कर आ रही है? 11,300 में से। तो 11,300 का कितना परसेंट है? तो यहाँ पर आपने किस अमाउंट की निकालनी थी? ए की परसेंटेज निकालनी है टोटल में से उसके। तो डिवाइड करेंगे उसके टोटल से और इनटू में 100 या परसेंटेज का साइन। इसके बाद आप एवरेज के लिए जस्ट एक एवरेज फंक्शन का यूज़ करके ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर। देन नेक्स्ट, तीनों को सिलेक्ट किया हमने, सेल को एक साथ भी ड्रैग कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स, और आगे बढ़ते हैं।